तो एज अ यूथ आप बताइए, आपने कितना सफ़र किया इन 30 सालों के दौरान? तो आपकी फैमिली ने फ़ैसला किया था कि कश्मीर में ही रहे, वो बाहर नहीं गए। तो एज अ यूथ आपको क्या फेस करना पड़ा अभी तक? देखिए सर, जहाँ पे जो माइग्रेशन हुई तो सारे भाग गए। हमारी फैमिली ने जो भी कश्मीर में भी है 808 फैमिली साहब ने कहा था कि हम रहेंगे यही, लेकिन स्टार्ट में हमें लगता था कि हमने बहुत अच्छा किया कि हमने अपना होमलैंड नहीं छोड़ा। लेकिन आज एज अ यूथ मैं बोल रहा हूँ कि हमने बहुत गलत किया कि हम कश्मीर में बैठे। उसका सर रीज़न ये है कि देखिए, हमारे जो माइग्रेंट्स जो बाहर मिले गए हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिली है, उनको अभी पैकेज भी गवर्नमेंट का मिला है, उनको हर किसी तरीके का सपोर्ट मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको क्यों मिला, मुझे ये है कि अगर हमारा रिकमेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया हुआ है तो हमें स्टेट क्यों नहीं दे रही है। दूसरी बात सर, एज अ यूथ में पूरा हम स्टार्ट से यहाँ पे जैसे जो डिस्क्रिप्शन मैंने उठाई है वो यहाँ के मुस्लिम ने भी उठाई है, वो यहाँ के सिख ने भी उठाई है। जो हमने यहाँ पे हिस्सा है वो एज अ माइग्रेंट ने नहीं हिस्सा है। अभी सर गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं कि हम माइग्रेंट को यहाँ लाएंगे, ठीक है, लेकिन जहाँ पे कश्मीरी पंडित का या इंडिया तब है जब हाँ कश्मीरी पंडित यहाँ पे है। क्योंकि जब मेरी सिस्टर, मेरी मदर टीका लगा के जाती है मार्केट में, तब बहुत पता चलता है कि नहीं यहाँ पे हिंदू रहते हैं। एज अ यूथ सर, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ पे 808 फिल्म में हमारे 400 to 500 यूथ जो एजुकेटेड है। आज के टाइम पे कोविड में कोई प्राइवेट करता था, कोई कुछ करता था, ड्यू टू कोविड सबको प्राइवेट जॉब में तो लॉस हुआ ही हुआ है। तो एज अ यूथ हमने बहुत सफ़र किया। आज मुझे लगता है कि हमारा डिसीजन गलत है कि हम कश्मीर में बैठे। तो अभी आप संजय जी यहाँ पे फास्ट पे बैठे हैं, तो उनके सपोर्ट में आप यहाँ बैठे हैं जी। तो आप इम्पोर्टेंट में क्या क्या डिमांड्स है आपकी? अगर आप इम्पोर्टेंस में हमारा जॉब पैकेज जो कि MHA से हमारा ऑर्डर आया था 2017 में भी, और रिसेंटली 2020 जून में एक लेटर भी आई थी कि ये जॉब इम्प्लीमेंट कर दो। लेकिन लास्ट 2 ईयर से हमारी फ़ाइल DM RRR में पड़ी हुई है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उसका कुछ हुआ नहीं है, वो जैसी की तैसी है। हम LG साहब से भी, जो अभी प्रेजेंट LG साहब है, उनसे भी मिले हुए थे। उन्होंने भी एश्योरेंस दिया था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खाली लिप सिंपैथी है, बाय रिटन कुछ नहीं होता है। तो फिर हम सेक्टर में भी गए थे, वहाँ पे भी जो आज से 2 साल पहले जहाँ पे फाइल थी वहीं पे है। तो अनफॉर्चुनेटली फिर हम मजबूर हुए ये स्टेप उठाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में एक रिलीफ और जॉब पैकेज का ऐलान किया था जो कश्मीरी पंडित्स के लिए, लेकिन जो नॉन माइग्रेंट्स है जो कश्मीर में ही रहे उनके लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो एज अ यूथ, एज ए इंडिविजुअल, आपने कितना सफ़र किया उस बारे में? जी, हमने बहुत सफ़र किया। अगर 2009 में जो जॉब पैकेज अप्रूव हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो SRO 425 उन्होंने रखा था नॉन माइग्रेंट्स के लिए। तो SRO 425 को अप्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले तो बिल्कुल नकारा कि भाई इसमें तो आप हो ही नहीं। तो उसको हमें अपना बनाने के लिए एक तरह से लड़ना पड़ा, और 2015 में हमारा जो MHA है, MHA ने हमें ऑर्डर दे दिया कि SRO 425 जो है वो रिज़र्व रखा जाए किन के लिए, कश्मीरी नॉन माइग्रेंट्स के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, 2017 में एक और लेटर हमारे पास आया MHA का, और कुछ वजहों के लिए तो सिख कम्युनिटी ने स्टे इम्पोज कर दिया था उस पर। तो क्या हुआ कि हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और 2017 के बाद हमने जो है वो केस जीता। तो 2017 में एक तो हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे और MHA के ऑर्डर्स भी थे। तो उसके बाद ये इतने टाइम फ्रेम में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? कोई जो ऐसा था कि जिसकी जो एक तरह से पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, वो सीधे जाके जॉब कर सकता था, अर्न कर सकता था, एक तो वो भी लॉस हो गया ड्यू टू द डिले। और ये डिले कौन कर रहा है? DM RR&R डिपार्टमेंट जो है वो डिले कर रहा है, वो हमारी फ़ाइल को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। हमारी जो फ़ाइल है वो पेंडिंग पड़ी हुई है उनके डिपार्टमेंट में। हमें ये नहीं पता कि उनको क्यों उनको ना हमारे साथ एक तरह से वो रिवेंज ले रहे हैं, किस चीज़ का रिवेंज ले रहे हैं वो हमसे। क्योंकि MHA के ऑर्डर होने के बाद भी और कोर्ट के डायरेक्शंस होने के बाद भी वो हमारा जो ये एक तरह से हमारे जो जॉब ऑर्डर है वो रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों इसमें हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे हैं।
और इसकी वजह से हमारा गोल्डन टाइम भी वेस्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोग जो है वो ओवर एज हो गए हैं, अब उनके लिए कोई और ऑल्टरनेट भी नहीं बचा। और हम तो अब सब डिपेंड किस पे थे, प्राइवेट सेक्टर पे। अब कोविड की वजह से क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर जो है एक तरह से वहाँ पे भी सब कुछ बंद ही पड़ा। अब कुछ ऐसे थे जो नए नए रिक्रूट हो गए थे उस चीज़ में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो क्या हुआ कि अब थोड़ा थोड़ा जब से ये रिलैक्सेशन अनलॉक स्टार्ट हो गया, अनलॉक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट जो थे ऐसे, वो उनको बोलते थे कि भाई आप आ जाओ ड्यूटी पे। लेकिन अब क्या है कि उनको भी आगे जो है उनको सैलरी मैनेज करनी है। जब सब कुछ बंद पड़ा था 5 महीनों से, तो वो मैनेज करना भी इम्पॉसिबल है। इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने प्रेफर किया जो ओल्ड स्टाफ है उनको रखा जाए और नई स्टाफ को निकाल दिया गया। अब जैसे हम में से बहुत सारे जो थे वो प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करते थे, लेकिन वो नए नहीं लगे थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि उनको तो वहाँ से भी निकाल दिया। अब हमारे पास क्या उम्मीद थी, अपना हक जो हमें गवर्नमेंट ने तो दे दिया, लेकिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया। ये गवर्नमेंट को जो है, हमने एलजी सर से भी एक तरह से मीटिंग की थी उनसे, और उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया था कि आपका जो मैटर है ये हम रिजॉल्व कर देंगे। तो उसमें भी बहुत टाइम हो गया। जब हमें कोई भी वहाँ से कोई कॉल वगैरह नहीं आया, तो हमने स्टार्ट किया देन वी विल स्टार्ट दिस एजिटेशन फास्ट ऑन टू डेथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा चौथा दिन है और एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी बंदा नहीं आया हमारे पास ताकि वो सुने कि ये कहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स है, वो उनका उन प्रॉब्लम्स को जो एक तरह से सॉल्यूशन है वो निकाले। वो DMRR एंड आर डिपार्टमेंट को पूछे कि भाई आप लोगों ने इनकी जो फाइल है आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हो, क्यों अटका के रखा है इनको। हम 808 फैमिलियाँ इतने हार्डशिप्स फेस करके भी, इतनी एडवर्सिटीज़ फेस करके भी हमने यहाँ पे रहना जो है एक तरह से इसको हमने अपनी नियति मान ली। और अब हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है और गवर्नमेंट जो है वो मतलब वो तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है ना इस पे। जैसे कि मैंने अभी बोला, क्या चौथा दिन है हमारा फास्ट ऑन टू डेथ और कोई बंदा एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आया। अच्छा, आपने पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद जो ये पैकेज अनाउंस हुआ, एक होप जनरेट हुई यूथ में। तो एज ए इंडिविजुअल आपने कितना सफ़र किया और द इयर्स व्हेन दिस इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड? अगर आप इंडिविजुअल अपनी बात करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मैं हूं, बस मैं फैमिली में एक लौती बंदी हूं जो मैं कमा सकूं, क्योंकि मैं जो हूं मैं फैमिली में अपनी मम्मा के साथ रहती हूं। मेरे फादर है नहीं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है इलेक्ट्रॉनिक्स में कश्मीर यूनिवर्सिटी से, तो 2018 में मैंने कंप्लीट की। तो 2017 में जब मैंने फॉर्म फिल किया तब मैं थी ग्रेजुएट। तो अगर मैं उस टाइम भी रिक्रूट हो गई होती, जैसे कि 2017 में इनका रिक्रूटमेंट जो है इन पोस्टों का करना ही करना था, ठीक है। तो जब अगर मेरा उस टाइम पे हो गया होता तो मैंने इतना सफ़र नहीं किया होता जितना सफ़र मैंने इतने सालों में किया है। अगर जॉब मिली होती तो 2009 में केंद्र सरकार की तरफ से एक शुरुआत हुई राहत और पुनर्वास जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनके लिए। लेकिन ज़मीनी सतह पर हम जब देखते हैं उस राहत और पुनर्वास पैकेज को अभी अमलाया नहीं गया। इसी वजह से आज जो कश्मीरी संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट है संजय टिक्कू साहब, वो मजबूर हुए अनशन पे बैठने के लिए। उन्होंने फास्ट ऑन टू डेथ का फ़ैसला किया, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो J&K गवर्नमेंट है, वो जो पैकेज की अनाउंसमेंट हुई थी पहले 2009 में, फिर 2015 में, कश्मीरी पंडित जिन्होंने कश्मीर में ही रहने का फ़ैसला किया, उनके लिए भी पैकेज की अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें जॉब और बाकी रिलीफ पैकेज था। लेकिन वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। तो अभी 4 दिन से वो अनशन पे बैठे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल उनके पास नहीं आया, ना ही किसी ने ये जानने की कोशिश की वो मजबूर क्यों हुए ये स्टेप लेने के लिए। कैमरामैन शेख मोमिन के साथ मैं मंजूरुल हसन, इंडिया बुलेटिन के लिए श्रीनगर से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.